बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और पिछले टॉपिक के अंदर हमने क्रिस्टल लेटिस को देखा था और यूनिट सेल को हमने सही तरीके से देखा था कि यूनिट सेल जो है वो कैसे कहते हैं और यूनिट सेल को रिपीट करके हम क्रिस्टल लेटिस को कैसे बना सकते हैं। तो आज जो हमने देखना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है क्रिस्टल सिस्टम जो है उनको हम देखेंगे। जैसे हमारे पास क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और लास्ट में ट्राइक्लिनिक है। तो इसके लिए कुछ दो फार्मूलाज जो है मैंने लिख दिए हैं कि अगर आपने एजेस और एंगल्स जो है मतलब एक्सिस और एंगल्स अगर आपने याद रखने हैं कि कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक होगी। तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने लिख दिया है। और अगर आपको शेप्स बनानी है एक तरतीब के साथ कैसे आप शेप बना सकते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए एक फार्मूला लिख दिया है ताकि आप आसानी से शेप्स भी बना लें और एक्सिस और एंगल्स भी याद कर सकें। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में हम पहले क्या बनाते हैं, शेप्स को बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्सिस और एंगल्स जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शेप्स के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम फॉलो करते हैं और वो है CTOMRTH। ठीक है जी। तो CTO आपने कर लेना है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी। और साथ में MRT और साथ में लास्ट में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा हेक्सागोनल के लिए। तो हम वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम देखते हैं CTO। तो सेकंड नंबर पर जो यहाँ पर T है और यहाँ पर T है, आप कहेंगे कि सर 2 T आ गए हैं तो कैसे याद रखना है। तो सेकंड नंबर पर जो भी T आएगा वो टेट्रागोनल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी C से। तो C जो है वो यहाँ पर क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। किसको रिप्रेजेंट करता है जी, क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यूबिक जो है वो कैसे आपने बनाना है, तो आप जो है अक्सर पेजेस पर बनाते हैं और उस पर लाइनें जो है वो लगी होती हैं। तो आपने 2 लाइनों का इस्तेमाल करना है इसके लिए, क्यूब बनाने के लिए। ठीक है जी। तो आपने 2 लाइनें जो है इस तरह आपने एक लाइन बीच में आ जाएगी और यहाँ पर जो है वो 2 लाइनों पर ये लाइन जो है वो लगा देनी है। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जी, इसको बॉक्स की सूरत में यहाँ पर भी तकरीबन 2 लेंथ की ही लंबाई होनी चाहिए और यहाँ पर जो है इस तरह आपने क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है जी। तो 2 लाइनों पर आपने ये बॉक्स जो है वो बना लिया है। अब आपने करना क्या है, ये जो मिडल वाली लाइन होगी इसके सेंटर में यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर जो है लाइन को उठाना है। ठीक है जी। और ये ऊपर वाली लाइन से जाकर मिला देना है, थर्ड लाइन जो ऊपर आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से मिलाने के बाद आपने यहाँ पर जो है एग्जैक्ट सेम जो है इस तरह का स्क्वायर बना देना है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है और कॉर्नर्स को ऐसे आप मिला सकते हैं आसानी के साथ। बस आपने जो प्रैक्टिस करनी है कि लाइनें जो है वो सीधी बननी चाहिए और कॉर्नर्स को आपने सही तरीके से मिलाना है तो आपकी डायग्राम जो है वो परफेक्टली बन जाएगी। तो आपने करना क्या है जी, क्यूबिक के लिए कि 2 लाइनों के लिए आपने एक पहले वो बना लिया स्क्वायर, फिर उसके बाद उसकी मिडल से आपने एक और स्क्वायर ऊपर की तरफ बना दिया है और उसके बाद कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया है। तो कैसे बनाना है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई तो दोबारा इसको रिपीट करके देखते रहें जब तक आपको समझ में नहीं आती। ठीक है जी। थोड़ा सा पीछे रिवर्स चले जाएं वीडियो के अंदर और वहां से आप दोबारा देख सकते हैं जी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है जी हमारे पास T। अब T से हम टेट्रागोनल को लेते हैं, यहाँ पर टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल जो है उसको हम कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं जी। तो टेट्रागोनल के लिए यही जो है आपने शेप बनानी है। तकरीबन आपने जस्ट ये वाली जो लेंथ है जो आपने 2 लाइनों पर लगाई थी अब 3 लाइनों पर कर देनी है। लेकिन यहां पर चौड़ाई जो है अभी भी 2 लाइनों वाली ही रखनी है, बाकी सारा सेम रखना है। सिर्फ ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लंबाई वाली लाइनें हैं वो आपने 3 लाइनों पर लगानी है बजाय के 2 लाइनों पर। ठीक है जी। तो यहां पर जो है पहले हम 2 लाइनों पर लगा रहे थे, अब जो है थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे और 3 लाइनों पर लगा देनी है। ठीक है जी। अब भी यहां पर जो हमने लाइन लगानी है ये 2 लेंथ जितनी ही होनी चाहिए। तो इसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं और यहां तक जो है आपने क्या कर देना है, इसको मिला देना है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेकंड आपने स्क्वायर जो रेक्टेंगल जो बनानी है अब वो कहां पर बनानी है, मतलब ये लाइन है। ठीक है जी। इसके ऊपर एक लाइन होगी और 2 लाइन, यहां पर 2 लाइनें आएंगी। तो इस लाइन से स्टार्ट करना है या ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करना है, आपने बॉटम वाली लाइन से स्टार्ट करना है। यहां से आप इसके मिडल में जो है लाइन लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और यहां से आपने क्या करना है जी, इसको ऊपर उठाना है जी। ठीक है जी। और ये ऊपर वाली लाइन के साथ मिला देना है। ऊपर वाली लाइन के साथ मिलाने के बाद आपने क्या करना है जी कि इसको सीधा जो है वो आगे की तरफ खींच के और यहाँ पर ऐसे जो है ना एक और रेक्टेंगल बना लेनी है और फिर आपने लास्ट में आपने क्या करना है जी, कॉर्नर्स को मिला देना है।
समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरह आपने क्या करना है, टेट्रागोनल की शेप बना लेनी है। तो बहुत आसान सी डायग्राम है, जस्ट आपने क्यूबिक के अंदर सिर्फ ये 2 लाइनों वाली थी, अब हमने 3 लेंथ वाली या 3 लाइनों वाली जो शेप है वो बना दी है। फिर उसके बाद आ जाता है जी ओ कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक को। जैसे अब यहाँ पर सारे डायग्राम्स को आप देखेंगे ना, तो ओ से ऑर्थोरोम्बिक ही बनता है। ऑर्थोरोम्बिक भी कह सकते हैं इसको, रोम्बिक भी कह सकते हैं, तो जो मर्जी आपने कहना है वो कह सकते हैं जी। तो ऑर्थोरोम्बिक की शेप बनाते हैं जी, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो है वो शेप कैसे बनाते हैं जी, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि जो डायग्राम है उसके अंदर अब यहाँ पर जो है हमने क्या बनाया था, जैसे भी बनाया था, अब यहाँ पर जस्ट हमने 2 कॉलम्स को बनाना है और आपस में मिला देना है। कॉलम जो है वो हमेशा जो बनाना है आपने चौड़ाई जो है सिर्फ 1 लेंथ की रखनी है। जैसे मैं आपको शो करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो है 1 लेंथ की आपने कॉलम बना लेना है। यहाँ पर ये देखिए जी, अब आगे अगर मैं करता तो ये वाली डायग्राम बन जाती, लेकिन मैंने सिर्फ 1 लेंथ की कॉलम जो है यहाँ पर बना लिया है। और इसके मिडल से यहाँ से आपने क्या करना है, इसके साथ ही आपने दूसरा कॉलम जो है वो बना देना है। ठीक है जी, तो ये दूसरा कॉलम जो है वो बन गया है। एक कॉलम बनाया और इसके मिडल से ही आपने लाइन उठा के और दूसरा कॉलम जो है वो बना देना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कॉर्नर्स को मिला देना है। ठीक है जी, तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से और राइट वाले राइट कॉर्नर से मिला देना है और इस तरह ऑर्थोरोम्बिक की शेप आपके पास बन जाएगी। तो अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं कि 1 लेंथ वाला जो कॉलम बनाया है, फिर दूसरा कॉलम और फिर कॉर्नर्स को आपस में मिला दिया है। फिर उसके बाद आ जाता है जी शेप के लिहाज से कि मोनोक्लिनिक की शेप कैसे बनती है वो हमने देखनी है जी। तो मोनोक्लिनिक जो है वो लिख देते हैं, मोनोक्लिनिक की शेप कैसे बना सकते हैं। मोनोक्लिनिक के लिए आपने जो 2 कॉलम्स है वही बनाने हैं, लेकिन अब आपने स्पेस देनी है उसके अंदर और 1 लाइन की ही स्पेस दे देनी है आपने। ठीक है जी, तो यहां पर हमारे पास एक कॉलम आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक कॉलम आ चुका है। अब आपने जो है इसके मिडल से तो स्टार्ट करना है, लेकिन स्पेस देके और तकरीबन 1 लाइन की स्पेस दे देनी है और यहां से आपने क्या करना है, दूसरा कॉलम बनाना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दूसरा कॉलम आ चुका है। दूसरा कॉलम बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, लेफ्ट वाला टॉप जो कॉर्नर है उसको आपने लेफ्ट वाले से और राइट वाले को राइट वाले से मिला देना है। बॉटम का लेफ्ट वाला बॉटम के लेफ्ट वाले से और बॉटम का राइट वाला बॉटम के राइट वाले से मिला देना है और ये आपकी कौन सी शेप बन जाएगी जी, मोनोक्लिनिक शेप जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने जो है शेप के लिहाज से मोनोक्लिनिक के बाद हमने बनानी होती है रोम्बोहेड्रल की शेप। ठीक है जी, किसकी बनानी है जी, रोम्बोहेड्रल। तो अगर आपको समझ में नहीं आती, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने रिवर्स करके वीडियो को दोबारा देखते रहना है और उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है। ये प्रैक्टिस से ही डायग्राम्स आपको आएगी। तो रोम्बोहेड्रल की शेप जो है वो कैसे बनानी है, ये वाली जो क्यूब है आपने बस इसी तरह की शेप बनानी है, लेकिन ये जो लाइनें स्ट्रेट वाली है आपने थोड़ा सा इसको क्या कर देना है, टेढ़ा कर देना है। रोम्बोहेड्रल आपके पास शेप जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर देखें कि आपने लाइनों को जस्ट क्या कर देना है, वो जो स्ट्रेट लाइनें बना रहे थे अब आपने थोड़ा सा क्या कर देना है, उसको टेढ़ा कर देना है। अब भी आपने 2 लाइनों पर ही बनाना है। ठीक है जी, ये वाली लाइन आपने सीधी रखनी है। तो ये आ जाएगा जी, और ये जो है हमारे पास 2 लाइनों के ऊपर शेप बन चुकी है। अब आपने क्या करना है जी कि यहाँ से सेंटर से, जैसे यहाँ पर सेंटर से उठाया था यहाँ पर भी सेंटर से उठाना है, लेकिन जैसे लाइनें लगी हुई है वैसे ही आपने उठाना है। तो यहाँ पर ऐसे ही टेढ़ा जो है आपने इस तरह की शेप जो है बना देनी है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह की आपने शेप बनाने के बाद अब आपने कॉर्नर्स को मिलाना है, तो कॉर्नर्स को मिला देते हैं। ये कॉर्नर मिल जाएगा, ये कॉर्नर और लास्ट में ये वाला कॉर्नर जो है वो मिल जाएगा। और ये कौन सी शेप बन जाएगी जी, रोम्बोहेड्रल। तो क्यूबिक जैसी ही शेप है, लेकिन थोड़ी सी क्या हो चुकी है कि हमने टेढ़ी कर दी है। फिर उसके बाद आ जाता है जी रोम्बोहेड्रल के बाद ट्राइक्लिनिक शेप। अब ट्राइक्लिनिक जो है, रोम्बोहेड्रल को और ऑर्थोरोम्बिक को आपस में मिलाना तो ट्राइक्लिनिक बन जाती है। कैसे कि मतलब हमने बनानी तो ऑर्थोरोम्बिक की है, लेकिन असूल कौन सा रखना है, रोम्बोहेड्रल वाला, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कॉलम जो है वो बनाना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर जो है वो कौन सी बनाते हैं जी, ट्राइक्लिनिक शेप जो है वो बनाते हैं। ट्राइक्लिनिक के अंदर जो है आपने कॉलम्स दोनों बनाने हैं, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ी सी शेप को वो जो कॉलम्स है उनको टेढ़ा कर देना है। यहाँ पर ये एक कॉलम बन गया है, जो टेढ़ा कॉलम हमने बनाया है।
ठीक है जी। और दूसरा कॉलम ये वाला है जी। अब यहाँ पर इसके मिडल से ही हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भी मिडल से ही स्टार्ट करना है, लेकिन टेढ़ा कॉलम बनाना है यहाँ पर भी। तो ये जो है हमारे पास दूसरा टेढ़ा कॉलम आ चुका है और ये हमने यहाँ पर मिला दिया। तो दो टेढ़े कॉलम हमने बना लिया है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर भी कॉर्नर्स को मिलाया था, तो यहाँ पर भी लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से और राइट वाले को राइट वाले से, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से और राइट वाले को राइट वाले से जो है मिला देना है। और इस तरह की जो शेप होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइक्लिनिक शेप कहेंगे। लास्ट जो हमारे पास रह गई है वो हेक्सागोनल की शेप रह गई है, और हेक्सागोनल की भी आसान सी ही शेप है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप जो है वो कैसे बनानी है जी, तो हेक्सागोनल आसान सी है। मतलब आपने क्या करना है, हेक्सागोन पहले बना लेना है। हेक्सागोन क्या होता है जी, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग शायद आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लाजमी की होगी। तो जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हमने पीछे देखा है, तो उसके अंदर भी आपने प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर जो है हेक्सागोन बना लेना है, और उसके बाद ये जो हेक्सागोन के दो बॉटम कॉर्नर है, यहाँ से आपने एक कॉलम जो है वो बनाना है। ये कॉलम बन गया है, ठीक है जी। कॉलम बनाने के बाद अब यहाँ पर आपने ये वाली लाइन थोड़ी सी खींचनी है और ये वाली लाइन थोड़ी सी खींचनी है, और इसको यहाँ से टेढ़ा करके मिला देना है, यहाँ से टेढ़ा करके मिला देना है, और ये हेक्सागोनल शेप जो है वो बन जाएगी। थोड़ी सी स्पेस कम थी इसलिए जो है ऐसे बना दी है, लेकिन आपने सही तरीके से जो है इस शेप को बनाना है। ये लाइनें जो है वो सीधी रखनी है आपने, ठीक है जी। तो ये लाइन जो है यहाँ पर ऐसे सीधी आ जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आपने क्या बनाना है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोन बना के और यहाँ पर एक कॉलम बना लेना है, और फिर यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन खींच के और आपने लाइनों को मिला देना है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 7 की 7 डायग्राम तरतीब के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपसे कोई भी ऐसे कहते हैं कि रोम्बोहेड्रल की शेप बना दे, तो आपको याद नहीं होनी चाहिए। अक्सर टीचर्स तो कहते हैं ना कि अलग अलग आपको डायग्राम आनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं याद होनी चाहिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे फिर। मतलब अलग अलग आप डायग्राम को याद रखेंगे तो अलग अलग जो है वो मिक्स हो जाती है। तो आपको एक तरतीब से सारी डायग्राम्स जो है वो याद होनी चाहिए। आपको फार्मूला ज़हन में होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी शेप आएगी, तो उससे आसानी से याद हो जाती है। तो सबसे पहले क्यूबिक बनाएं, ठीक है जी। टेट्रागोनल बनाने के लिए उसकी लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ पर 2 लेंथ ली थी हमने, और यहाँ पर 3 लाइनों वाली शेप बना दी है। फिर उसके बाद ऑर्थोनॉमिक के अंदर 1 कॉलम 2 कॉलम और दोनों को साथ मिला के बना दिया है। मोनोक्लिनिक के अंदर 1 कॉलम की स्पेस देके 2 कॉलम को आपस में बनाया है जी। फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल को क्यूबिक जैसा ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है। और जब ऑर्थोरोम्बिक जो कॉलम है इनको टेढ़ा करके बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लिनिक बन जाएगा। और हेक्सागोनल के अंदर हेक्सागोन बना के कॉलम बना के और लाइनें आपस में मिला देनी है। तो इस तरह आप 7 डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि इसके एक्सिस और इसके एंगल्स को कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है। पहले आपने क्या करना है, इस तरतीब से नाम लिख लेना है CTO, और आगे क्या है जी, RHMT, ये बन जाता है रहमत, ठीक है जी। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है दोनों के अंदर कॉमन है, ऊपर जो है वो क्या बन जाता है, रहमत बन जाता है आगे। तो रहमत CTO, और आगे क्या बन गया जी, RHMT, यानी रहमत बन गया है। तो आपने तरतीब से नाम लिख लेने हैं, और आगे जो है एक्सिस और एंगल्स जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं जी एंगल्स कैसे आपने याद रखने हैं। तो एंगल्स के लिए आपने करना क्या है कि एक्सिस कैसे याद रखने हैं। तो एक्सिस के लिए जो पहली एक्सिस है उसके अंदर आपने कोई भी अनइक्वल नहीं करना, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अंदर एक अनइक्वल हो जाएगा और इसके अंदर दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। इसमें कोई अनइक्वल नहीं होगा, इसमें एक अनइक्वल होगा और इसमें दोनों अनइक्वल हो जाएंगे और इसमें भी दोनों अनइक्वल होंगे। ये वाली जो शेप है ना, इसके अंदर लास्ट वाली ट्राइक्लिनिक, उसके अंदर तो हर एक चीज, एंगल और एक्सिस, तमाम चीजें ही क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो इसको रहने देना है। तो यहां पर क्या है जी कि याद रखने के लिए रहने देना है, मतलब याद तो करना ही है आपने डेफिनेटली। तो यहां पर क्या आएगा जी, कोई एंगल एक्सिस जो है अनइक्वल नहीं होगा, सारे इक्वल होंगे। एक अनइक्वल, सारे अनइक्वल, कोई मतलब सारे इक्वल हैं, फिर एक जो है अनइक्वल हो गया और सारे क्या हो गए, अनइक्वल। और ये लास्ट वाला तो वैसे क्या होता है, सारे अनइक्वल ही होते हैं। उसके बाद आपने जो है वो क्या याद रखना है कि इसके एंगल्स जो है वो कैसे बनेंगे। तो पहले 3 जो है अल्फा, बीटा और गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री, और अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो पहले 3 के लिए यही आपने फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर रह गए जिनके एंगल्स जो है वो याद रखने हैं। तो उसके लिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि पहला, मतलब ये जो 4 है उनमें से पहला और तीसरा,
इन दोनों के लिए पहला और तीसरा जो है, इन दोनों के लिए जो एंगल है वो बराबर नहीं होते। ठीक है जी, पहला और लास्ट वाला जो है, उन दोनों के लिए एंगल्स जो है वो बराबर नहीं होते। ये तीन हमने अलग से डिस्कस कर लिए हैं कि इन तमाम के एंगल्स तो बराबर होते ही हैं। अब ये जो चार लास्ट में बच गए हैं, इसमें जो है ये पहले वाला इसके भी एंगल बराबर नहीं होते और ये लास्ट वाला इसके भी एंगल बराबर नहीं होते। फिर उसके बाद ये वाले दो रह गए हैं, तो इसके अंदर आपने कहना क्या है जी, अल्फा और बीटा इसमें बराबर होते हैं और इसमें जो है अल्फा और क्या गैमा जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है जी, इसमें अल्फा बीटा बराबर होता है और इसमें अल्फा गैमा जो है वो बराबर होते हैं। और यहां पर गैमा जो है कितना होगा और यहां पर बीटा जो है वो कितना होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं तो हेक्सागोन के अंदर एक एंगल जो है 120 डिग्री का होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग है और बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल शेप होती है, जो कि कौन सा एंगल बनाती है, वो हमारे पास 120 डिग्री होता है। तो यहां पर गैमा जो है क्लियरली पता चल जाता है 120 डिग्री होगा। और यहां पर क्या होगा, बीटा एंगल ये 90 से 120 डिग्री के दरमियान में होगा। अगर आप यहां पर भी बताना चाहते हैं, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है ट्राइक्लिनिक में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें एंगल्स और एक्सिस तमाम चीजें अनइक्वल होगी, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप बताना चाहते हैं कि एंगल जो है वो कौन से होंगे, तो एंगल जो है वो कितना होगा, 90 टू 120 डिग्री जो है इसके अंदर एंगल्स होंगे। और आपने जो एग्जांपल याद रखनी है वो आप बुक से याद रख सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक्सिस और एंगल्स याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सिस को कैसे याद रखना है, सारे इक्वल, फिर एक अनइक्वल और सारे अनइक्वल, सारे इक्वल, एक अनइक्वल और सारे अनइक्वल, और इसमें तो सारे अनइक्वल हैं ही। तो उसके बाद एंगल्स में तीनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो चार लास्ट वाले बचते हैं उसमें पहले वाला और लास्ट वाला दोनों के अंदर क्या होगा, सारे अनइक्वल होंगे। और बीच वाले जो है उसमें अल्फा बीटा पहले वाला जो है इक्वल होंगे और दूसरे वाले के अंदर क्या होगा, अल्फा गामा जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद यहां पर जो हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं तो उसमें गैमा जो है वो कितना होगा, यहां पर बेंजीन रिंग है जिससे पता चल जाता है 120 डिग्री होगा, और इसमें जो बीटा है वो 90 टू 120 डिग्री होगा। तो इस तरह आप ये जो शेप है उनको भी याद रख सकते हैं एक फार्मूले के जरिए, कि फार्मूला क्या है जी, CTO-MRTH शेप के लिए। और जब एक्सिस और एंगल्स के लिए आपने याद रखना है तो CTO रहमत आ जाएगा जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, आसानी से शेप्स और एंगल्स जो है वो याद रख लेने। आपकी बुक के अंदर जो है ना वो स्टेटमेंट लिख रखी है, इस तरह का टेबल जो है वो अलग से बना रखा है। तो अगर आपने स्टेटमेंट को याद रखना है ना, आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, लेट से मैं कहता हूं कि आप जो है वो रोम्बोहेड्रल की पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो रोम्बोहेड्रल की शेप आप पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट जो है वो पढ़ेंगे, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे स्टेटमेंट लिखनी है। उसमें लिखा होगा कि तमाम जो एक्सिस हैं वो सारे क्या है, इक्वल हैं, और इसमें तमाम एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और उनका एंगल जो है 90 से 120 डिग्री के दरमियान में होगा। मतलब ये जो टेबल है उसको जस्ट स्टेटमेंट की सूरत में ही बयान कर रखा है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वहां से आप जो है स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसको देखेंगे तो तकरीबन सारा कुछ जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे और उसके अंदर आयनिक सॉलिड्स को हम देखेंगे और आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।